प्रयास करूंगा। और एक शिष्टाचार भी है कि जिन लोगों ने हमें आप तक भेजा, आप तक मिलने का सौभाग्य लिया, मैं धन्यवाद कहता हूं बहन जी के लिए, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, और इनके पति का हमारे चौहान जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका, कि जो इन्होंने हमें महादेव के मंदिर में आने का न्योता दिया और आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। हम प्रणाम करते हैं इनके लिए। अब मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो जिसका काम होता है भैया, वो काम तो करना ही पड़ेगा। देखिए, आज हम इस देवभूमि में धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी कैसी बन गई कि आज हमें सनातन धर्म, हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम करना पड़ रहा है। ये सोचना, ये विचार है हमारे, और इन विचारों को अपने घर तक ले जाना। अगर सनातन सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हम सुरक्षित रहेगा तो मुझे लगता है भारत सुरक्षित रहेगा। भारत को सुरक्षित रखने के लिए हिंदुत्व सनातन को आपको मजबूत करना होगा। अपने पूर्वजों की जो धरोहर है, आपको उस धरोहर को संभाल कर रखना होगा आपको। तो ये तो मेरा हिंदुत्व सनातन है। आज मैं पहाड़ों में जगह जगह काम कर रहा हूं, और मैं आपसे पूरा विश्वास देता हूं कि आप लोगों का सहयोग रहेगा। तो देवभूमि की सनातन संस्कृति, जो देवताओं की भूमि है, जो शिवलोक है, उस संस्कृति पर कोई प्रहार नहीं करेगा। मैं अभी मंच पर उपस्थित एक बेटी है जिसका नाम दिव्या रावत। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और यह उपलब्धि मैं आप लोगों में बांटना चाहता हूं कि दिव्या रावत कल पूना में थी। रात 9:15 की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंची और आपके क्षेत्र में आई, आपके दर्शन करने आए। तो मैं तो अपने आप की उपलब्धि मानता हूं कि दिव्या, अगर तुम सचमुच उत्तराखंड से प्यार करती हो तो यहाँ की मातृशक्ति को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना। और हम अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं इस लड़की को। अभी रीमा चौहान जी है, ये कोरबा की बहुत, अब क्या कहें इस बारे में, गढ़वाल की, कोरबा गढ़वाल की बहुत बड़ी शख्सियत है। आज इन्होंने भी, जबकि इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, मान सम्मान की कोई कमी नहीं, परंतु इनके मस्तिष्क में भी एक बात आई कि अगर मैं एक रीमा चौहान अच्छा खा रही हूं, परंतु मेरी और बहनें अभी दुखी है, तो मैं उन बहनों के लिए भी काम करूं। रीमा चौहान जी ने कोरबा से इस मुहिम को आगे बढ़ाया, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि रीमा चौहान और दिव्या रावत जी मिलकर के इस उत्तराखंड को एक नई दिशा देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ दिन बाद इस हरिद्वार में यही लोग एक 30 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। एक 30 करोड़ का प्रोजेक्ट आपके कोरबा में लगाने जा रहे हैं। तो ये इनकी विशेषता है। इन मातृ शक्तियों में जब इतनी शक्ति है, तो क्या हम लोग पीछे हटेंगे? हम लोगों को भी आगे बढ़ना होगा, अपने क्षेत्र में कार्य करना होगा, और इस उत्तराखंड को एक स्वावलंबी प्रदेश बनाना होगा। तभी हम एक अच्छे भारत को स्वावलंबी भारत बना सकते हैं। अगर हम कमजोर रहेंगे, भारत कमजोर रहेगा। याद रखना, आपकी मजबूती, आपकी ताकत भारत को एक नई शक्ति प्रदान करेगी। मैं मंच पर अपने आदियोगी जी हमारे बहुत निकटतम, और मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूं कि इन्होंने भी अपना संसारिक जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक अच्छे बिल्डर थे, डेवलपर थे। तो इन्होंने भी अपना जीवन जो है उत्तराखंड की सनातन संस्कृति के लिए निछावर कर दिया। हमारे स्वामी जी है, हम प्रणाम करते हैं। इस उम्र में भी जो संघ के प्रचारक रहे हो, जिन्होंने हमारे अंदर एक नैतिकता की भावना, एक सनातन की भावना को जगाया, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। हमारे निर्मल सिंह रावत जी है, और अब आगे में यहाँ पर जो उपस्थित जोड़े होंगे, क्षमा चाहूंगा, विजय चौहान जी वरिष्ठ भाजपा नेता, विमलेश जी जिला पंचायत सदस्य, ठाकुर सुशील जी पूर्व राज्य मंत्री, डॉक्टर जयपाल जी प्रदेश कार्यकारी सदस्य भाजपा, त्यागी जी, पवन जी जिला पंचायत सदस्य, स्वामी रामानंद जी के बारे में मैंने पहले बता दिया। मैं प्रणाम करता हूं उनको कि इस उम्र में भी
आपके बीच सम्मुख हुए, वो आपके बीच जो सम्मुख हुए यही उनकी प्रेरणा है। आप उनसे कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे। धर्मेंद्र चौहान जी, अब यहां पर भगवान शिव के हम भंडारे में आए हैं और हम चाहेंगे कि अब हम पहले भगवान शिव के दर्शन करें। हम सब लोगों को पहले शिव के दर्शन करने चाहिए थे, उसके बाद यहां पर आना चाहिए था, परंतु इसका ज्ञान मुझे कुछ समय बाद हुआ। परंतु मैं जाते जाते रुकते रुकते आपको सनातन संस्कृति के ऊपर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो मेरे धर्म पर आघात करेगा प्रतिघात अवश्य होगा। जय प्रभुशाल, हर हर महादेव। हमें सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हम किसी के धर्म को बुरा नहीं मानते, परंतु अगर कोई मेरे धर्म को नीचा दिखाएगा, मेरे धर्म पर आक्रमण करेगा, मेरे पूर्वजों की धर्म पर आक्रमण करेगा, तो निश्चित रूप से हम जैसे लोगों से, हम जैसे हजारों लोगों से उनको जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। जय बद्रीशाल, जय हो, जय श्री राम। जोर से बोले भगवान शिव, जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान महादेव आपको शक्ति दे कि आप सनातन संस्कृति की रक्षा कर सके। अरे भगवान शिव को देखिए, आप रोज मंदिर जाते हैं, उस मंदिर में अपने देवी देवताओं को नमन करते देखे भाव कि क्या कह रहे हैं आपसे। सुनिए आप उनकी बात को। जय बद्रीशाल, जय प्रणाम, जय भारत, जय उत्तराखंड, समस्त नागरिकों की जय जय। और जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हो गए, मैं भगवान बद्रीशाल से प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि भगवान सबको शक्ति प्रदान करना कि अपने धर्म की, अपने सनातन के हिंदुत्व की रक्षा कर सके। जय बद्रीशाल। दीघा रावत जी का एक नाम जो है पूरे उत्तराखंड में प्रचलित है, सब जानते हैं, मशरूम के नाम से। मशरूम की जर्नी है और मशरूम पे इन्होंने रिसर्च की है, हमने भी सीखा है। आप लोगों को कुछ जानकारी है, मैंने भी एक छोटा सा प्लान लगाया है, तो इसलिए जानकारी दिवेश जी के बारे में ज़्यादा है। तो इस मौके पर मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दिवेश रावत जी हमारे साथी है, ये राज्य मंत्री है यहाँ से। और बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं तो संतों के आशीर्वाद के लिए निवेदन करूँगा, जहाँ संत समाज मंच पर बैठा हो, हमें बोलने का वहाँ अधिकार नहीं है, धृष्टा है। को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर आए आप सभी अतिथिगण, आप सभी का स्वागत करती हूँ और इसी के साथ आज जो अपनी विचार आपके सामने रखना चाहूँगी, मेरे गुरु जी हैं स्वामी दर्शन भारती, उनके आशीर्वाद से अपने विचार आपके सामने रखूँगी। यहाँ पर स्वामी रामनंद जी का स्वागत करती हूँ मैं, और आदि योगी जी का स्वागत है, रीमा चौहान जी और विजय चौहान जी, विमलेश चौहान जी, ठाकुर सुशील चौहान जी, डॉक्टर जयपाल जी, नरेश त्यागी जी, पवन जी जिला पंचायत सदस्य, और रावत जी दिलवर सिंह रावत, मैंने सही तो बोला ना, रावत जी साथ साथ बैठे इतनी गप्पे मार रहे हैं और मैं सबसे लास्ट में उनका नाम ले रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी। मैंने 2013 में मशरूम मिशन की शुरुआत करी। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो बैचलर इन सोशल वर्क हुई है और मास्टर इन सोशल वर्क हुई है एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। मैं चमोली गढ़वाल के कोट कंडारा गांव की रहने वाली हूँ और स्कूलिंग देहरादून से हुई और आर्मी बैकग्राउंड से मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो हमेशा से देश प्रेम और देशभक्ति की तरफ बहुत रुझाव रहा। इसी के साथ साथ जब मैं दिल्ली गई और जब मैंने पढ़ाई वहाँ पे करी, 2009-2010 की बात आपको बता रही हूँ, तो मैंने वहाँ पे हमेशा यही देखा कि अपने जितने भी पहाड़ के युवा हैं वो पलायन करके शहरों की तरफ, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बैंगलोर, ऐसे शहरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। उस वक्त भी 4-5 हज़ार रुपये, आजकल 7-8 हज़ार रुपये के लिए गांव घर छोड़ के जा रहे हैं और इतने बड़े शहर में 4-5 हज़ार रुपये से गुजारा करना मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो वहाँ पे हो क्या रहा था कि उल्टा वो अपनी लाइफ है, जो अपनी जिंदगी है, वो और भी ज़्यादा दुखद परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि जब मैं दिल्ली में रह के वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स पे इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ
तो क्यों ना मैं अपने गांव, अपने घर वापस जाऊं। और मेरे भाई बहन, आप सभी मेरे भाई बहन हैं, माताएं हैं, आप सभी का आशीर्वाद है मेरे पास, तो क्यों ना मैं अपने लोगों के लिए अपने घर जाके काम करूं। 2013 में मैं वापस आई, मैंने मशरूम चुना। मशरूम इसलिए क्योंकि अगर खेती है, हम पहाड़ों में जाके, अगर आज हम इस जगह में मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ और हम पहाड़ों की बात करें तो इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। तो खेती जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारे कल्चर का एक पार्ट है। तो मुझे लगा कि मुझे खेती में कुछ करना चाहिए। खेती के बाद क्यों मशरूम ही क्यों मैंने चुना। सबसे पहले जैसे मार्केट में हम लोग सर्वे करते हैं तो मशरूम कम से कम 100 रुपये किलो बिकती है। हम उतनी ही मेहनत आलू प्याज टमाटर में करेंगे, वो 5-6 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 10 रुपये किलो बिकता है। तो उसमें हम मेहनत तो सेम कर रहे हैं, जहाँ हमें एक के 10 रुपये मिल रहे हैं वहाँ दूसरे के हमको 100 रुपये मिल रहे हैं। ये फ़र्क था दाम का। फिर इसके बाद बात आई जब मैंने ट्रेनिंग ली, ऐसी क्या चीज़ है मशरूम की जो सबसे खास बनाती है। मशरूम जल, जमीन, जलवायु की खेती नहीं है। जैसे यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग परिस्थिति है वो ये है कि यहाँ पे जो ज़मीन है वो अधिकतर बंजर है, खेती करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो मशरूम जो है वो जल, जमीन और जलवायु की खेती है ही नहीं। हम पूरे भारतवर्ष में या बाहर हैं, हम कहीं भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। जो एक चीज़ मशरूम को उगने के लिए चाहिए वो है तापमान। जैसा तापमान वैसी मशरूम हम लोग उगा सकते हैं। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, अलग अलग डिग्री में जो तापमान है उसके हिसाब से हम अलग अलग मशरूम लगा सकते हैं। साथ में क्या होता है, अपने पहाड़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि जंगली सूअर, बंदर सारे के सारी खेती को ख़राब कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि जंगली सूअर और बंदर का खतरा नहीं है, कमरे के अंदर होती है। यहाँ पे भी क्या होता है, कभी बहुत बारिश आ गई तो सारी की सारी फसल आपकी ख़राब हो गई। तो ये बारिश वाली चिंता भी आप लोगों को इसमें नहीं होगी। और जो कमरा है वो ज़रूरी ये नहीं है कि आपको पक्का बनाना है, आप फूस की झोपड़ी बना सकते हैं, कच्ची मिट्टी का मकान बना सकते हैं। जैसा आपको सस्ते तरीके से आपको अपने घर तैयार करने, या आपके गांव में मिट्टी के मकान खाली पड़े हैं, कुछ कमरे खाली पड़े हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मशरूम उगाने के लिए। और तापमान की वजह से, क्योंकि अलग अलग तापमान में उगने वाली मशरूम है, तो आप सारे साल भर लगाओ इसको, 365 दिन आप मशरूम लगा सकते हैं। अब इसमें सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मिनिमम मशरूम 100 रुपये किलो बिकती है। मैं करीबन 25 से 30 प्रजातियाँ मशरूम की उगाती हूँ, जो कि 500 रुपये, 1000 रुपये, 4000 रुपये प्रति किलो, 5000, 10,000, 15, 20, 25, 30,000 रुपये किलो बिकती है। जो सबसे महंगी मशरूम मैं उगाती हूँ उसका नाम है कीड़ा जड़ी। वो मैं 3,33,000 रुपये किलो बेचती हूँ जी जी। तो कीड़ा जड़ी मशरूम अगर आप गूगल में भी डालेंगे तो ये बहुत फेमस मशरूम है। ये 10, 15, 20, 30 लाख रुपए किलो भी बिकती है। हम लोग अपना 3,33,000 रुपये किलो बेचते हैं, लैब में इसको उगाते हैं और इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आज कल ये समय मेरे पास आ गया है कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा और मेरे पे सप्लाई कम है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी इसके लैब बना रहे हैं, इसके काम को बढ़ा रहे हैं, इसके प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। अब मैंने इतना सब कुछ किया तो मेरे गुरुजी से कुछ साल पहले मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा स्वामी जी को कि गुरुजी मैंने ये कर दिया, गुरुजी मैंने 30,000 लोगों को जोड़ा है, 30,000 परिवार को जोड़ा है, इससे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख लोग मैंने जोड़े हैं, ये करा है। तो गुरुजी ने मुझे एक छोटी सी बात मुझे बोली कि ये सब किसने किया। मैंने कहा स्वामी जी मैंने किया है। तो कहते हैं और किसने किया। मैंने कहा और ये परिवार, ये परिवार, ये परिवार है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इसमें कितनी दिव्या रावत है। मैंने कहा मैं ही दिव्या रावत हूँ स्वामी जी, अभी तो और कोई है नहीं, मैं ही हूँ, और कोई जुड़वा भाई बहन तो कोई है नहीं, मैं ही हूँ स्वामी जी दिव्या रावत, आपकी पुत्री, आपकी शिष्य, जिसने इस मिशन को अग्रसर रूप में आगे बढ़ाया है। तो उनका ये कहना था कि एक दिव्या रावत से क्या होगा। अगर एक दिव्या रावत ने इतना कुछ किया है
तो ऐसे हजारों दिव्या रावत चाहिए इस उत्तराखंड में, जिसमें वाकई में एक सोशल रेवोल्यूशन, एक सोशल मूवमेंट आए और गांव-गांव जो हो वहां पे स्वरोजगार उत्पन्न हो। इसीलिए मैं स्वामी जी के मिशन पे लगी हूँ और स्वामी जी के आशीर्वाद से गांव-गांव में इस मिशन को और फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। यही चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा सहयोग दें, मेरे साथ जुड़ें और आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहे। तो मैं अपने भाई और बहन, सिर्फ दिव्या रावत सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं दिव्या रावत एक फीमेल हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, तो मैं सिर्फ एक दिव्या रावत मैं स्त्री के लिए कह रही हूँ। वो मेरे भाई, वो मेरे बहन, आप सब में से कोई भी हो सकता है। तो हम सब मिलके एक साथ आगे बढ़ते हैं। आप शुरू करिए मशरूम से, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए और कीड़ा जड़ी में भी जाइए। अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अगर आप कीड़ा जड़ी को करना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट बिजनेस है अपना व्यवसाय शुरू करने का। कमरे के अंदर करना है, लैब में लगानी है और कम से कम 3,35,000 रुपए किलो हम बेचते हैं, जिसको कि हम आने वाले समय में 4 से 5 लाख रुपए किलो करने वाले हैं। क्योंकि हम जिस वजह से ये महंगी है वो तत्व हम इसमें बढ़ा रहे हैं, तो इसकी फार्मा कंपनी और मेडिकल इंडस्ट्रीज में बहुत डिमांड है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज सभी ने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया अपने सामने। जय बद्री विशाल, जय श्री राम, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। मुझे लगता है पहले तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो भी सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सब अपने कीमती समय में से समय निकालकर यहाँ पर आए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, इस मंच पे आसीन परम पूज्य स्वामी दर्शन भारती जी वो सिर्फ एक नाम नहीं है, उत्तराखंड राज्य के संस्थापक भी रहे हैं और अभी भी वह इस उत्तराखंड राज्य के लिए जिस प्रकार से देवभूमि रक्षा अभियान की शुरुआत उन्होंने की है, और ये सिर्फ एक अभियान नहीं है। अगर आप समझेंगे कि आज की डेट में अगर कोई बदलाव बड़ा कुछ ला सकता है तो वो है हमारे परम पूज्य स्वामी दर्शन भारती जी। और मुझे लगता है कि ये प्रयास कोई अकेले व्यक्ति से नहीं होता। प्रकृति जब भी अपना कोई काम कराना चाहती है तो वह अपने विचार किसी न किसी महापुरुष के द्वारा संसार में भेजती है। और मुझे लगता है कि उसमें आप सबको भी अपना आह्वान करना जरूरी है। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहाड़ से पलायन और बहु बेटियों की इज्जत। जो कि आप देखें, रोटी और चोटी और बेटी की इज्जत बचाने के लिए जिस प्रकार से पहाड़ों पर पलायन हुआ उस समय, आज यदि आप देखें, आज इतनी बड़ी दुर्दशा है उस पहाड़ के भीतर कि लोग पलायन करके नीचे आ चुके हैं। जबकि अगर देखा जाए तो वहां पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। हमें सिर्फ समझने की जरूरत है अपने सांस्कृतिक मूल्यों को। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या, जितने भी यहाँ माता पिता बैठे हैं, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या अगर मैं देखूं आज की डेट में ये है कि आज चल रहा है एक नशा जिहाद, लैंड जिहाद, स्मैक जिहाद। इन सबको रोकने के लिए हर माता पिता की चिंता है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में वो पढ़े ना पढ़े, ज्यादातर माता पिता की चिंता ये नहीं है कि मेरा बच्चा कितना पढ़ेगा और कितना नहीं, लेकिन ये जरूर चिंता है कि मेरा बच्चा कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि मेरा नाम खराब हो। और ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने बच्चों को सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में नहीं सिखाएंगे, संस्कृति से अपने बच्चों को नहीं जोड़ेंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सभी अपने बच्चों को उनकी नींव कम से कम जब वो शुरुआती दौर में हो तो कम से कम, चाहे वो आपके पोते हो, नाती हो, कुछ भी हो, उन्हें कम से कम संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बारंबार प्रणाम। जो इस क्षेत्र से सभी बंधु इस कार्यक्रम में आए हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभाशीष। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा गले के कारण से, पर मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामना। आपका सभी यथेष्ट कार्य जो विचार किया है मंदिर वगैरह का पूर्ण हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपनी बात समाप्त करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। यहाँ उपस्थित हम मेरे परम पूज्य गुरुजी स्वामी दर्शन भारती जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। आर्य योगी जी को प्रणाम करती हूँ, अपनी बहन दिव्या रावत जी को प्रणाम करती हूँ, रावत जी को प्रणाम करती हूँ, स्वामी जी को प्रणाम करती हूँ।
मेरी बहन जिला पंचायत सदस्य विमलेश जी को मैं नमस्कार करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस मौके पर यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, जिससे कि मैं यहाँ आप सबके बीच अपने कुछ शब्द, अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी। हमारे बीच हमारी बहन दिव्या रावत जी हैं। आप जैसे कि आप सबको अब ज्ञात हो ही गया है कि वो एक मशरूम गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। मैं अपनी बहन से अभी कुछ समय पहले मिली और मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली। मैं स्वामी जी से मिली, स्वामी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और पता नहीं स्वामी जी ने हमें ऐसा क्या देखा कि उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा, मेरे परिवार पर रखा और उनके आशीर्वाद से ही आज हम अपने कोटद्वार और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमने मशरूम का प्रचार किया। महिलाओं को हम जोड़ रहे हैं और महिलाएं दिव्या आपके उससे बहुत खुश हैं और वो बोल रही हैं कि हमने दिव्या रावत जैसा ही बनना है, हमें अपने परिवार चलाने हैं। क्यों ना, बात सही है, स्वामी जी ने एक दिव्या रावत को आशीर्वाद दिया था, लेकिन अब स्वामी जी आपका आशीर्वाद पता नहीं कितनी ऐसी दिव्या रावतों के सर पर आपका हाथ आएगा जो बहुत ही दिल से इस कार्य में जुड़ रही हैं और बहुत ही सराहना कर रही हैं। बस बाकी मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य भारतीय संस्कृति, प्राचीनतम संस्कृति के संवाहक स्वामी दशानंद भारती जी, आदि स्वामी जी, उपस्थित सभी प्रबुद्ध बहनों और भाइयों, निश्चित रूप से अभी जो स्वामी जी ने कहा है कि देश की संस्कृति, देश के संस्कार अगर ये अक्षुण्ण रहेंगे और अगली पीढ़ी में जाएंगे तभी हम और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये जो तमाम चीजें हैं जो धीरे धीरे जिनमें हम कमी महसूस कर रहे हैं, छोटे बड़े का अभिवादन करना, एक दूसरे के अच्छे कार्यों में सम्मिलित होना, भागीदारी करना और पारिवारिक जो हमारे रिश्ते हैं, ताने बाने हैं, अगर उनमें कहीं कोई कमजोरी है तो निश्चित रूप से उसके लिए हम सभी उत्तरदायी हैं। क्योंकि जो संस्कार जो बच्चों में जाने चाहिए उसमें हम अपना अधिकांश समय टेलीविजन और इस मोबाइल के माध्यम से खराब करते हैं। मोबाइल और टेलीविजन में भी हम बजाय सत्संगति के कार्यक्रमों को देखें, अन्य कार्यक्रमों में लगे रहते हैं और समय खराब करते हैं। आखिरकार एक समय था जब जन सामान्य के ज्ञान के लिए, धर्म के प्रचार के लिए तरह तरह के कार्यक्रम गांव देहात में होते थे, आर्य समाज के माध्यम से होते थे, नाटक मंचनों के माध्यम से होते थे और जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके सत्संग बराबर गांव में चौपालों पर रहते थे और उसका ये परिणाम होता था कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहते थे। आज फिर एक बार इस देश में, समाज में संस्कार और संस्कृति के हम संवाहक बने और मजबूती के साथ में, क्योंकि सबसे पुरानी अगर कोई संस्कृति है, कोई अगर धर्म है तो वो हिंदू और जो हमारे वेद है, 4 वेद, वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है इस दुनिया में। इसलिए सबने हमसे सीखा है। जैसे कि आपको पहले भी बताया है हमने कि सिद्ध पीठ है, महाकाल का मंदिर है, तो आज जो यहाँ पे भंडारा करवाया है विजय चौहान जी ने और विमलेश देवी ने जो करवाया है, वो क्या मनोकामना उनकी पूरी हुई है ये जानते हैं। और आपको एक बात और बता देते हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है, तो शादी की सालगिरह को लेके ये भंडारा करवाया है या किसी मनोकामना को लेके भंडारा करवाया है? शादी की सालगिरह को लेके भंडारा करवाया है आपने? सालगिरह का तो कोई उचित वैसा ही नहीं था, हमने तो मनोकामना ही, कुछ सिद्ध पीठ मंदिर है ये, अनेकों व्यक्तियों ने यहाँ पर अपनी जो मनसा पूर्ण करी और उसमें हम भी एक 2008 में 9 में
2010 में एक चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा था। तब से ही हम 2010-15 साल से ही आस्था रखते हुए इस मंदिर के उसमें अब चुनाव हमारा आना जाना हर वक्त इसी मंदिर के सामने से गुजरता है। और हमने एक अच्छा वो समझा तो कि मगर अपना यहाँ भंडारा हो जाए। यानी कि चुनाव के जीतने की आपने मनोकामना मांगी थी? चुनाव की मनसा भगवान ने हमारी पूर्ण की और हमने आस्था लगाई कि आगे हमारी जो पारिवारिक रूप से जो मनसा है वह भी पूर्ण होती रहे। तो उसमें मैं अब अपने चुनाव के अपने उस जिला पंचायत के दृष्टि से सोचना चाहता हूं कि ये पूर्ण सौंदर्यीकरण के रूप से हो। मैं पहले भी सोचा था कि ये ज़्यादा भव्य रूप में बने, लेकिन कुछ जंगलात और अधिकारियों के उससे ये भव्य रूप नहीं दे सका। और आज हम यहाँ पर वादा करते हैं कि हम इसे एक भव्य रूप के रूप में यानी कि अभी छोटा सा मंदिर है, आप इसे बड़ा मंदिर बनवाएंगे? हाँ जी, यह मेरी मंशा है। 7-8 महीने हो चुके हैं चुनाव को, आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। शादी की सालगिरह का ही दिन क्यों चुना आपने? ये कोई बात नहीं है, ये तो अपनी इच्छा से ये हुआ है, ये भगवान ने ही करवाया। यानी कि डबल आशीर्वाद लेना था आपको? डबल आशीर्वाद शादी के साथ? हमारी मन की मनोकामना पूर्ण होगी, हमने इसलिए ये भंडारा। तो सुना अपने सिद्ध पीठ है, मंदिर महाकाल का मंदिर है, सिद्ध पीठ है। जो भी मनोकामना अपने सच्चे मनो से मानते हैं यहाँ पे वो मनोकामना पूरी होती है। और जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे सेवा भाव देता है, भंडारे के रूप में या जलपान के रूप में, जिस भी तरीके का भाव होता है उस तरीके से अपनी यहाँ पे सेवाएं देता है। तो इसी तरीके की खबरों के साथ जुड़े रहिए राही न्यूज़ के साथ। मिलते हैं आपसे किसी और खास खबर के साथ। हर हर महादेव।